पंचायती राज चुनाव में एक चीज़ तो ये तय है कि इस बार युवा तुर्क बहुत बड़ी संख्या में लड़ेंगे। ये जब से हमने शुरू किया तो कुछ मंत्रियों को भी नाराजगी हो गई कि आप हमें क्यों टारगेट किसी को कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी ने कहा है कि नहीं, मैं कार्रवाई करूंगा और बड़े मगरमच्छों पे भी करूंगा। प्रसाद राज कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मेरी कई बार वीडियोज में कह भी चुका हूँ पहले भी कि 2018 से 2023 की जो सरकार रही इसके दौरान इतने पेपर लीक हुए, इन लोगों ने आज तक चलिए गलती नहीं मानी। तो लीक हो गया, बिक जाती थी सीटें, बिकती थी, ऐसा का पेपर पहले दिन लीक हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ कि छवि पैट मारवाड़ में पैट टूट गई। आज किसकी हो रही है कि नेताजी ने गाने गाए, नेताजी ने गाड़ी चलाई, नेताजी ने डांस किया, नेताजी फलाने शादी में शामिल हुए, नेताजी वहाँ गए, नेताजी का काफिला। क्या आपको लगता है कि आज भी पेपर लीक माफिया शांत बैठ गया है? राम राम साहब, मैं संजय मुंड आज पचपदरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं पत्रकारिता के अंदर नए आयाम स्थापित कर चुके हम सबके सम्मानित विवेक श्रीवास्तव जी। इन्होंने अगर जैसा कहा जाए जवाहर नवोदय विद्यालय से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद में यहीं बालोतरा से अपने स्नातक पढ़ाई पूरी की और उसके बाद में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर गए। अगर आप लगातार राजस्थान के अंदर पत्रकारों के ऊपर या पत्रकारिता के अंदर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप लगातार खबरें पढ़ते हैं, तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि आज तक की जितनी भी बड़ी खबरें हुई उनके अंदर इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। और आज भी कई राजनेता घबराते हैं कि विवेक जी अगर कुछ लिख रहे हैं तो उनको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वर्तमान में अगर आप देख रहे होंगे तो ये लगातार ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं और इसके साथ ही इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक नया न्यूज़ चैनल, इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल भी द हंटर न्यूज़ नाम से शुरू किया है। तो चलिए आज इनसे वार्ता करते हैं। हमारे वार्ता के प्रमुख विषय रहेंगे कि जो इनका जो क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है बालोतरा, बाड़मेर, ये तो जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान के अंदर, क्योंकि इनको गहरी समझ है, सामाजिक ताने बाने को समझते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक दृष्टिकोण और दूसरे प्रकार के भी जो आयाम स्थापित किए जा सकते हैं आज के जो युवा आने वाले समय के अंदर जैसे भविष्य को बदल रहे हैं, संवार रहे हैं, उसके अंदर भी विवेक जी की भूमिका भी यहाँ आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हीं सब के ऊपर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। विवेक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्रेजुएशन करने के बाद में आप पत्रकारिता की इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, जब ग्रेजुएशन किया मैंने तो उस समय यहाँ ज़्यादा रोजगार के अवसर थे नहीं। तो शुरुआत अगर मैं अपनी जीवन की करूँ तो मैंने शुरुआत की HDFC बैंक से। प्राइवेट नौकरी करी आपने? बालोतरा में HDFC बैंक खुला था उस समय नया नया। तो उस समय एक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने के लिए एक सेल्स टीम के लिए बंदे अपॉइंट हुए, तो उसमें मैं भी अपॉइंट हुआ और परफॉर्मर था। मैंने पैदल बालोतरा नाप रखा है, इंडस्ट्रियल एरिया। आपने पैदल जाके शुरुआत में अपने शुरुआती दिनों में पैदल नाप चुका हूँ। और उसके बाद ये हुआ कि मैं अकाउंट खोलने में अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो 2 महीने बाद जब 2 महीने की सैलरी इकट्ठी आई थी, तो विथ इंसेंटिव आई थी, तो मैंने पहली मोटरसाइकिल ली थी उस समय। क्या बात है। और फिर यहाँ से मैं प्रमोट हुआ, रामगंज मंडी रहा, फिर वहाँ से प्रमोट हुआ जयपुर सी स्कीम रहा। करीब 4 साल मैंने बैंकिंग की नौकरी करी। ये कौन से, ये कुछ टाइम फ्रेम? ये मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म किया था 2006 में, उसके बाद से 2006 से 2010 तक आपने बैंक HDFC प्राइवेट बैंक में नौकरी करी। उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये मेरा है नहीं। तो मेरा टारगेटेड था कि नहीं, मुझे जर्नलिज्म में ही जाना है। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो फिर मैं स्ट्रिंगर बना यहाँ पे, जहाँ अपन आज बात कर रहे हैं। मैं पचपदरा में राजस्थान पत्रिका का स्ट्रिंगर था। सबसे पहले आपने स्ट्रिंगर से शुरुआत करी? बिल्कुल, स्ट्रिंगर था। फिर सब डिवीजन पे हुआ। फिर यहाँ से मुझे मौका मिला हिंदुस्तान समाचार में 3 महीने के लिए इंटर्नशिप का जी। तो वो मैंने दिल्ली में की और उसके बाद से मैं दिल्ली 10 साल रहा। और दिल्ली से आपने पत्रकारिता? दिल्ली से, मतलब अगर कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो दिल्ली से मैंने शुरुआत की। दिल्ली से आपने शुरुआत करी और आज आपको संपूर्ण राजस्थान के लोग जानते हैं, नेता लोग, ईश्वर की कृपा नेता लोग समझते हैं और नेता लोग
खास तौर पर हम देखते हैं कि अगर आपने पिछले दिनों की अगर वर्तमान की बात करें तो चिकित्सा मंत्री हैं अपने राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका क्या खींवसर के जी गजेंद्र सिंह खींवसर, हाँ। और गजेंद्र सिंह खींवसर के चूंकि अगर आप देखें पिछले दिनों में राजस्थान में पिछले 2 साल में जो जिस प्रकार का चिकित्सा क्षेत्र के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस थी एज ए चिकित्सा मंत्री वो नहीं पूरी हो पाई, और जो कुछ भी समस्याएं थी वो जस की तस बनी रही। लगातार विवेक भाई उसको लगातार उठाते रहते हैं, और ये रिप्लाई इनको करने वाले धनंजय सिंह खींवसर हैं जो गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे हैं। आरसीए के अंदर भी वो थे, और वहां देखिए संजय जी, मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता और न ही ये मुझे बहुत दुख होता है कि आज किसी नेता को अगर किसी मामले पे हम सवाल उठाते हैं तो सीधा से एक उनका समर्थक वर्ग आ गया है, वो उसको जाति से जोड़ जाति देता आधारित, है। बिल्कुल। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको फिर पीड़ा भी होती है। आलोचना कहते हैं कि आईना है, बिल्कुल बिल्कुल। आलोचना एक आईना है। कोई आपको, हम गाली नहीं दे रहे, मैंने कभी भी किसी के लिए गलत शब्द उपयोग नहीं किया। तंज करना हमारा कर्तव्य, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज उठाना, अगर कहीं नहीं ध्यान दिया जा रहा है, अब मंत्री नहीं दे रहे या अधिकारी नहीं दे रहे, जो भी नहीं दे रहे, लेकिन जिम्मेदारी उसकी सरकार की होती हाँ, जिम्मेदारी मंत्री की है। होती है। तो मंत्री के प्रति सवाल उठाते हैं, और उसके बाद ऐसा नहीं है व्यवस्था ठीक नहीं हुई, उसके बाद आप देखेंगे गजेंद्र सिंह खींवसर की कार्यप्रणाली में थोड़ा ठीक भी हुआ सुधार। अब वो एसएमएस, अभी जैसे हादसा हुआ था ये ऑडी वाला, तो एसएमएस तुरंत पहुंचे थे, एक अच्छे मंत्री वाली जिम्मेदारी निभाई, तो उसकी प्रशंसा भी होती है। अब वो मीडिया को बुलाते नहीं कि आप आइए तो देखिए प्रशंसा सवाल भी होती है, कीजिए। बिल्कुल। तो आलोचना कोई व्यक्तिगत नहीं, और आरसीए को लेके भी, आरसीए से मुझे तो न कोई लाभ है न नुकसान है। हाँ, ये जरूर है कि जब प्रदेश का युवा खेलने जा रहा है, अब आप सोचिए रणजी की 2 टीम बन गई, हाँ, राजस्थान में। राजस्थान के युवा खेलने गए तो वहां पे उनको रेड लाइट एरिया में रुकना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इनके आरसीए सदस्यों का विवाद है। ऐसा तो नहीं है संगठन के पास पैसे नहीं, आरसीए के पास पैसा बहुत अच्छा अच्छा खासा पैसा है, बिल्कुल। उनको वापसी की टिकट के लिए इंतजार करना पड़ा। तो ये जो नुकसान हो रहा है ओवरऑल यूथ का हो रहा है, राजस्थान की युवा का, प्रदेश के हाँ, यूथ प्रदेश का के हो यूथ का नुकसान। और अब देखिए इसमें भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार देखिए, जिम्मेदारी किसी न किसी की तो होगी। इसमें जिम्मेदारी किसकी है? कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, क्योंकि आरसीए रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव। हाँ, सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग को ये सुलझा लेना चाहिए था। आईपीएल ने आज से 2 साल पहले कहा था कि 2 साल में इसको सुलझा लीजिए, तो हम 2 साल कंटिन्यू कराएंगे, नहीं तो आईपीएल कराएंगे नहीं। और इस बार शायद वो नहीं करवा रहे, इस बार नहीं करा रही क्योंकि हम सुलझा ही नहीं पाए कोऑपरेटिव मंत्री। तो देखिए हर चीज के लिए संजय जी, अगर मुख्यमंत्री ने विभाग बांटे हैं तो विभाग के जो मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी तो तय होगी। बिल्कुल, हाँ। या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हर चीज के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, एक व्यक्ति के लिए वो फिर व्यक्ति वो है। क्यों है? हाँ, फिर वो मंत्री क्यों है? बिल्कुल, इस्तीफा लो, उनका फ्री करो। तो ये जब से हमने शुरू किया तो कुछ मंत्रियों को भी नाराजगी हो गई कि आप हमें क्यों टारगेट किसी को कोई नहीं कर रहा है। अब यहाँ समस्या ये हो गई, आज का यूथ इससे सवाल पूछा तो उससे नहीं पूछा। हाँ, आपने उस समय पे उनसे क्यों नहीं कहा था? तो ये एक विडंबना है। और देखिए जब वो कहते हैं समाज में एक गिरावट का दौर चल रहा है, तो वो गिरावट हर क्षेत्र में आ रही है। अभी आप मानते हैं समाज में गिरावट का दौर है। लेकिन आने वाले समय में देखिए जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो फिर से चीजें ठीक होंगी, और ये उम्मीद है हमें। जो या यूं कहें कि नेता मेरे हिसाब से इस मामले में सफल रहे कि उन्होंने ये सामाजिक गिरावट को इन्होंने और नेताओं के लिए तो ये स्वर्णिम काल हाँ, ये स्वर्णिम काल है, बिल्कुल। आप नेता को देखिए, कोई सड़क का सवाल नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछ रहा कि हॉस्पिटल का क्या हुआ, कोई ये नहीं पूछ रहा स्कूल का क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मूलभूत सुविधाओं पे बात होनी बंद हो चुकी है। बात किसकी हो रही है कि नेताजी ने गाना गाया, हाँ, नेताजी ने गाड़ी चलाई, नेताजी ने डांस किया, नेताजी फलाने शादी में शामिल हुए, नेताजी वहां गए, नेताजी का काफिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ आज का मूलभूत बातों पे बात ही नहीं कर रहा है, बात ही केवल जाति और नेताजी के इर्द गिर्द रह गई है। तो नेताजी के लिए स्वर्णिम काल है, कोई जवाबदेही नहीं। हाँ, कि आप पैसे कमाते रहो, अपनी कोई जवाबदेही नहीं है। नहीं तो पहले क्या था संजय जी, आप इस जिले में बैठे हैं बाड़मेर में, यहाँ नेताओं की जवाबदेही होती थी, नेता डरते थे। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कई ऐसे मंत्री देखे जो 2-3 गाड़ी होते ही चिढ़ने लगते थे कि ये इतनी गाड़ियां क्यों चल रही है पीछे। अच्छा, साथ में काफिला नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो काफिला तो एक गाड़ी बॉस, वो गाड़ी तक मना कर देते थे।
मैं आपको एक तो जीवित हैं एवाराम चौधरी की भी तारीफ करूंगा, वो कैबिनेट मंत्री थे तो काफिले से उनको चिढ़ थी, कभी भी लंबी नहीं बिल्कुल नहीं। और जसवंत सिंह जसवाल, वो तो आप जानते हैं वित्त मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे, तो वो आते थे तो यहाँ प्रोटोकॉल सारा मना कर देते थे कि नहीं मेरे लोग हैं, मेरे लोगों से मुझे कोई खतरा नहीं और ये लंबा मेरे को नहीं। वो सिंगल इनोवा से घूमते थे पूरे क्षेत्र के अंदर। और आज के दिन अगर आप देखें तो राजस्थान में तो अब मैं नाम दूंगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं लेंगे मैं बता देता हूँ, लेकिन ये फैक्ट है। अब इस चीज को हमें यूथ को समझना पड़ेगा, यूथ को समझना चाहिए। ये शुरुआत अगर आप देखें छात्र राजनीति से जो ये निकल कर आई यूनिवर्सिटी से, और फिर ये धीरे धीरे संपूर्ण राजस्थान में फैल गई। और आज वो जो रील वाला जो दौर है, आज के दिन रील का दौर है। नेताजी चाहते हैं कि उनकी रील बनाने के लिए एक दो गाड़ियां तो आगे चलती हैं। अब सर छात्र राजनीति में जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो इतनी गाड़ियां लेके चल रहे हैं कि उनका डीजल का एक दिन के खर्चे में उनके चुनाव के खर्चा निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और वो कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाए, लेकिन लिंगदौड़ कमेटी की सिफारिशों को कोई नहीं मानना चाहता। उससे कोई किसी कि मैं पोस्टर भी उससे छपवाऊंगा, मैं हाथ से पोस्टर नहीं बनाएंगे, हम डिबेट नहीं करेंगे। वो बातें रही नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना, अगर चुनाव महंगा हो चला, इस सत्य को स्वीकार करें, आज करें ना करें। आप बता दो कोई आम आदमी का बच्चा छात्र संघ चुनाव लड़ जाएगा क्या? नहीं कोई चांस नहीं, सोच नहीं सकता। और हारता है अगर लड़ता है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान में युवा मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं शंकरलाल गोरा। बेहद सामान्य परिवार से आते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और चुनाव हारे थे वो। बिल्कुल। बल्कि वो अब आज के दिन बनाए गए, मतलब भाजपा आपको मालूम है कि ऐसे हर किसी को देख के नहीं बनाती, वो उनका संघर्ष देखा, वो देख के बनाया है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस समय चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि वो दनबल के आगे हार गए। शंकर गोरा, देखिए मैं उनके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, सामान्य परिवार से आते हैं और व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा हुआ रहा। वो आज के दिन में जो शंकर गोरा को अब जिसने जाना है उसके लिए वो एक अलग बिल्कुल करे, लेकिन हमने उस शंकर को देखा है जो विचारधारा के लिए, मैंने उसको दरी बिछाते भी देखा है, मैंने उसको कुर्सी लगाते भी देखा है। वो मर मिटने वाले इस सरकार में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा अब की बात कर रहा हूँ, हाँ अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो व्यक्ति तो संगठन के प्रति, विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित है और ज्यादा चाह नहीं है, इच्छा नहीं, मतलब चाह जैसे कि मुझे ही मिल जाए। आप खुद देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि अध्यक्ष बनने के लिए कोई लॉबिंग या वो नहीं नथिंग कुछ भी। उनका नाम एबीवीपी के थ्रू सजेस्ट हुआ और एकदम से जारी हुआ। और उसके बाद से देखिए फर्क भी है। जब जमीन का आदमी बनता है तो आज शंकर गोरा, मुझे कहने में कोई आपको ये झिझक नहीं है, इससे पहले जो अध्यक्ष थे चेची, वो मुझे केवल पोस्टर में नजर आते थे। आपने कभी देखा? मैंने ट्वीट भी किया था एक बार, उनके पोस्टर ठेले पे जा रहे थे लगने के लिए, तो मैंने कहा चेची जी यहीं नजर आते हैं, कभी ग्राउंड पे नहीं दिखते। लेकिन विधानसभा के सामने वाली सड़कों पे खूब सारे पोस्टर सरकार के चाहे काम को ले जाने। शंकर बना, उसके बाद से शंकर लगातार जब इम्पैक्ट हुए, बिल्कुल वो चाहे कभी भीलवाड़ा गए तो कभी अजमेर तो कभी कहीं, तो सरकार के काम को आखिर ले जाने का जो संगठन का काम है, जो यूथ का काम है, वो शुरू तो किया। बिल्कुल अब भजनलाल शर्मा नौकरियां दे रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था, लेकिन वो शंकर ने एक कैंपेन बना लिया और तो देखिए यूथ पहुंचने लगा, धन्यवाद देने। बांसवाड़ा डूंगरपुर से यूथ पहुंचा। बिल्कुल सर। अब और काम करता है वो, ये है भी बिल्कुल कि अभी अगर आप वर्तमान में देखें, जैसे ही नई साल आई है, यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर जारी किया गया और 1 लाख से ज्यादा भर्तियों की घोषणा करी गई, तो उसकी तारीफ भी हो रही है ना सर। अब क्या होता है कि जंगल में मोर नाचा, क्या किसने देखा? अब चूंकि नहीं, भजनलाल शर्मा के बारे में जैसा जहां तक मैं उनको समझता हूं, भजनलाल शर्मा काम ढोल बजाने में वो यकीन नहीं रखते, वो मतलब कि चुपचाप काम करने वाले। इसमें संजय जी हमें समझना होगा, राजस्थान के जैसे इस दौर में, जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र के लोग हैं, या आज से जिनकी उम्र 50 साल भी हो गई, उन्होंने मुख्यमंत्री किसको देखा? वसुंधरा राजे को, अशोक गहलोत को, भैरव सिंह शेखावत को, 3 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री, जिनका ऑरा इतना बड़ा। अब आप पहली बार भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, सीधे एमएलए, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री। अब उनसे एकदम तुलना करो तो वो तुलना उचित नहीं, ठीक है? बिल्कुल। तो उसमें कुछ जो पहली बार के मुख्यमंत्री के तौर पे अशोक गहलोत के कार्यकाल को उठाओ और भजनलाल शर्मा के कार्यकाल को उठाओ तो आपको भजनलाल शर्मा ऊपर दिखेंगे।
पहली बार के कार्यकाल वसुंधरा राजे के उठाओ और ब्रजलाल शर्मा के उठाओ तो बिल्कुल ब्रजलाल दिखेंगे। तो तुलना में बराबरी होनी चाहिए। बल्कि ये लोग तो पहले जनप्रतिनिधि रह चुके थे, अशोक गहलोत उससे पहले सांसद रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, वसुंधरा राजे केंद्र में रह चुके थे। तो इनके पास नए आए, अनुभव नहीं था, तो समय जरूर लगा, लेकिन अब परिपक्वता नजर आती है। और अब पूरे राजस्थान में बिल्कुल, और अब समस्या उनके लिए है जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। एक वर्ग ऐसा भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, पार्टी में ही इन बिटवीन पार्टी राजस्थान में हो कोई जो भी है, लेकिन समस्या उनके साथ है। बाकी देखिए, एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो जिम्मेदारी होती है वो निभा रहे हैं, वो बैठकें भी ले रहे हैं, वो लगातार प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी जा रहे हैं और जो भी योजना है वो जनता के सामने रख रहे हैं। तो जो ये भर्ती का कैलेंडर जारी किया, ये बहुत अच्छा कदम है और इससे यूथ में एक अच्छा मैसेज गया। हाँ कि भाई यूपीएससी की तर्ज पर आपने जारी किया और अब आप समय पर, क्योंकि जस्ट दूसरे दिन ही एक भर्ती का कैलेंडर भी जारी हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ अभी तक राजस्थान में, ये बिल्कुल ये सबसे बड़ी मैं आपसे बात पूछता हूं। सौभाग्य की बात। देखिए हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, राजस्थान में पेपर लीक का दौर बिल्कुल जस्ट ऐसे नहीं माने कि अभी से था, पेपर लीक बहुत समय से चले आ रहे हैं। बड़ी समस्या 2005-6 के आसपास से राजस्थान में गिरोह पनपा और वो लगातार धीरे धीरे अपने पैर पसारता रहा। 2023 दिसंबर 15 दिसंबर को, जिस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ली, उस दिन उन्होंने ठान लिया कि ये काम मेरा सबसे पहला है। बिल्कुल, एसआईटी गठन करी और पेपर लीक के ऊपर उन्होंने पूर्णतः रोक लगा दी। मैं तो ये मानता हूँ कि पूर्णतः रोक लगा दी। देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है पेपर लीक की समस्या, और मैंने बहुत खबरें भी लिखी हैं, बहुत चीज़ें लिखी भी हैं उस दौर में, और युवा टूट सा गया था। बिल्कुल हाँ, मैं वो दौर बताऊं आपको, मैं रिद्धि सिद्धि पे जाता था, कभी चाय पीता था, तो मैंने कई युवाओं को रोते देखा। पेपर लीक हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे संजय जी, आप जिस जिले में बैठे हैं आज, बालोतरा, पुराना बाड़मेर, पेपर लीक के हालात से इतने लोगों की जिंदगी खराब हुई है कि आप आकलन नहीं कर सकते, न पैसों में, न समय में, न कीमत में। बिल्कुल। किसी माँ ने अपने गहने गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रही थी, कोई पिता अपना खेत गिरवी रख के बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चा सेलेक्ट हुआ, पेपर लीक के नाम पे रद्द हो गया। फ्री हाँ, वो हमेशा वो टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं परिवार। और फिर जैसे अब एसआई भर्ती की बात करें, एसआई भर्ती हुई, रद्द हुई, नहीं हुई, ये अब कोर्ट पे है, हम इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप ये मानिए जो उसमें सीरियसली मेहनत करने वाले लोग जो सेलेक्ट हुए, वो तो पेंडुलम बने हुए हैं, उनकी आज भी हालत खराब है। वो जो लड़के जिन्होंने आरएएस परीक्षा पास करी, वो उनका दर्द सलका जब जो आरएएस बने बाद में, उनका पेन आप कैसे, और फिर जो नहीं हो पाया उसको लगता है मेरी जगह वो फर्जी बैठा है। हाँ, वो तो सारे ही, मैं कह रहा हूँ ना, वो जीवन भर सफाई देते अगर वो लग भी जाते हैं तो उनकी जीवन सफाई कर देने में लग जाएगा कि मैं गलत, मैं साफ। तो ये आप सोचिए कि कितनी वो अंदर से स्वाभिमान को छोड़ता होगा उस ईमानदार, अगर जो कोई सेलेक्ट हुआ है। आप पिछली सरकारों में नियुक्तियों की हालत ये है, आप जाइए कभी बिना कैमरे के और पूछिए, तो उस दौर की भर्तियों में जो सेलेक्ट हुए उनको आज भी संदिग्ध निगाहों से देखा जाता है। हाँ, 2018 से 2023 का बिल्कुल ये दौर ऐसा था कि इसमें जो कोई भी सरकारी नौकरी लगा, वो उसके साथ ये वाली घटना जरूर, जो सही भी है उसको भी संदिग्ध नजरों से देखा जाता है। हाँ। तो वो जो दर्द है ना, और दूसरा लोगों का यकीन। अपने मारवाड़ में हमारे कहावत है कि बात की कीमत होती है, जुबान की कीमत होती है, यकीन बहुत जरूरी है। तो लोगों का अगर आरपीएससी और इन संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है तो वो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ होता नहीं है। वो एक क्या कहते हैं, स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। भजनलाल शर्मा ने बिल्कुल एसआईटी गठित की और पेपर लीक नहीं हुए, उससे वो युवाओं का भरोसा वापस लौटा है। और अभी मैं परसों की घटना बताऊं, मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक युवा मिले, तो मुझे बोले कि आप पत्रकार हो? मैंने कहा हाँ। मैंने आपने देखा है? मैंने कहा अमूमन मैं ट्रेन में कहता नहीं हूँ मैं पत्रकार हूँ। आजकल क्या है कि सही है, लोग पत्रकारिता का वो वाला दौर गया, मैं कहता नहीं हूँ। आपने पहचान लिया, ठीक है। फिर वो 10-15 मिनट बात करने, मैंने कहाँ जा रहे हो? तो मैं बायतू का रहने वाला हूँ, घर जा रहा हूँ। उनका अच्छा पढ़ाई करते हो? तो हाँ। तो क्या मैंने कहा सामान वामान ज्यादा लेके जा रहे हो? तो क्या नहीं, अब जयपुर छोड़ दिया है। तुमने क्या हो गया ऐसा? तो क्या भैया 4th ग्रेड में सेलेक्ट हो गया। क्या बात है, नौकरी लग गया भाई।
तो मैंने कहा यार तू आरएस की तैयारी करा था, तो कि नहीं आरएस की तो करता रहूंगा, लेकिन 4th ग्रेड में सेलेक्ट हो गया हूँ, सरकारी नौकरी लग गया हूँ भैया, आधी चिंता खत्म हो गई और मैं आरएस बन के बताऊंगा। बिल्कुल। ये 52,000 युवाओं को जो कॉन्फिडेंस मिला है, हाँ। अब उसकी ये बिल्कुल आपने मतलब कल्पना नहीं कर सकते। ये जो आपने बात कही है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग, या यूं कहें कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आप नौकरियों की बात करें, इसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपने भर्ती करे कोई, मैं तो उसी देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये मतलब मेरे साथ प्रैक्टिकल जो हुआ बता रहा हूँ, उस बच्चे की आंखों में खुशी थी। मैंने भी उसको जबकि कहा हमने तो आरएस की तैयारी करा था 4th के, कह रहा है सरकारी नौकरी लग गया, अब मेरी 50% टेंशन खत्म है। बिल्कुल, एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति के पास फाइनेंशियली नहीं, साथ में मेंटल बर्डन, कुछ नहीं बनूंगा तो 9 साल बाद एलडीसी तो बनूंगा। हाँ, प्रमोशन हो गया, वो वहां का वहीं नहीं रहेगा। तो आप इस चीज को समझना होगा कि इन 52,000 यूथ को जो बल मिला है, जो संबल मिला है, वो बड़ी बात है। और ईमानदारी से ये परीक्षा आयोजित हुई, रिजल्ट हो गया, और जहां तक उम्मीद है मुझे कि जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर उन्हें नियुक्ति ज्वाइनिंग हो जाएगी। वो ये पूछ रहा था, तो मैंने कहा जल्दी मिलेगी, देखना कोई ना कोई। बिल्कुल नहीं, हाँ बहुत जल्द सरकार इस मामले में भी, क्योंकि अगर आप पहले के समय पुलिस वालों को मिल गई, हाँ, कांस्टेबल भर्ती के अंदर कल परसों एक वीडियो वायरल था, एक लड़का भेड़ चलाने जाता है अपने पिता के साथ अंतिम दिन, आखिरी बार जा रहा हूं कि मैं आखिरी बार भेड़ चलाने जा रहा हूं और अब मैं सरकारी नौकरी की ज्वाइन करने जाऊंगा। जैसे फर्जी पकड़े तो जाहिर है, अगर आपने एक चीज का ध्यान दिया हो कि जो फर्जी मार्कशीट लगाकर जो लोग पास हुए या जिन्होंने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाई, इसके अंदर वर्तमान में जिस प्रकार भजनलाल शर्मा ने अपने ही विधायक की एक बेटी शंकर सिंह रावत की बेटी के ऊपर भी वो कार्रवाई हुई, मतलब पक्षपात नहीं हुआ उसमें किसी प्रकार का। वो तो देखिए, जब कहते हैं ना कि राजा जब शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं, तो वो सबको एक आंख से देखने का, एक निगाह से देखने का धर्म होता है। तो जिसने भी गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करने से एक संदेश जाता है। शंकर सिंह रावत की जो बेटी पर कार्रवाई हुई, जो जांच हुई, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो उससे एक मैसेज गया। मैसेज ये गया कि देखो, विधायक की बेटी जो सत्तारूढ़ है, हाँ, वो भी हटाई जा सकती है, तो कार्रवाई किसी पे भी हो सकती है। हाँ, एक सवाल जरूर अभी तक है, जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और अभी मुख्यमंत्री ने हालांकि एसओजी को बुला के कहा है, जो कटारा वाला मामला है, बाबूलाल कटारा, हाँ, उस मामले में जांच कब आगे बढ़ेगी? हाँ, क्योंकि ईडी की तरफ से जरूर इसके अंदर सवाल आए हैं कि दिनेश खोड़निया का नाम आया, लेकिन दिनेश खोड़निया आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, आसान, बिल्कुल आराम से, पूछताछ नहीं। तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि नो डाउट भजनलाल शर्मा ने पांव जमा लिए, अंगद की तरह पांव जमा लिया, और वो मजबूती से वार करने का भी इंतजार, अभी इंतजार कर रहे हैं। ये विवेक जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, ईडी की जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, पब्लिक हुई थी, कुछ लोगों के हाथ भी लगी, उसके अंदर बाबूलाल कटारा से जब पूछताछ हुई तो बाबूलाल कटारा ने कहा कि वो जब इसके अंदर जा रहा था, आरपीएससी वो मेंबर बनना चाह रहा था, तो उसको दिनेश खोड़निया की तरफ से संपर्क किया गया। दिनेश खोड़निया वो शख्स हैं जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, एक बड़े नेता का नाम भी लिया है। वो अभी दूसरा चरण अभी अखबार में आया नहीं है, दूसरा चरण सार्वजनिक नहीं हुआ है, हमने देखा है, वो चार्जशीट मैंने भी देखी है, आने वाले दिनों में आएगा सामने, वो बड़े नेता का नाम जरूर बिल्कुल आएगा। कैसे इंटरव्यू हुए, हर एक इंटरव्यू के अंदर किस प्रकार से, और क्योंकि किसने किसकी सिफारिश की, किसने, और क्योंकि जैसे आपको पता होगा एक बड़े नेता के परिवारजन भी अब इस वाले मामले उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश का आखिरी छोर पर बैठा गांव ढाणी का यूथ पूछता है कि उनके साथ न्याय कब होगा, उसको तो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिले। बिल्कुल, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको अब न्याय मिले, और अब मेरे हिसाब से हर युवा वो है, और उनका मुख्यमंत्री जी का ये दायित्व है, उनका धर्म है कि वो न्याय करे। वो काम तो कर ही रहे हैं, इसके साथ बीजेपी ने वादा किया था। बिल्कुल, और ये खरे उतर रहे नहीं, मैं मानता हूँ, इन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, मैं कार्रवाई करूंगा और बड़े मगरमच्छों पे भी करूंगा। डोटासरा जी कहते हैं मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए, मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है, आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए।
हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो 2-3 बार तो वो मैंने कहा इशारा ना, अंगद की तरह पांव जमा लिए हैं, अब वो कभी भी आगे कार्रवाई बार कर का सकते हैं। इंतजार है। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब ये भी बखूबी समझते हैं कि बिना किसी सॉलिड एविडेंस के अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो वो राजनीतिक हल्की पक्षपात कार्रवाई की- नहीं, हल्की हल्की कार्रवाई कार्रवाई हो, से हाँ। फिर क्या होता है, उल्टा फायदा हो जाता है। और उल्टा सामने वाले को फायदा हो जाता है। बिल्कुल, वो तो नहीं, जब भी हो तथ्यों के साथ हो, तथ्यों के सबूतों साथ। के साथ हो, बिल्कुल। मजबूती के साथ हो, ताकि उसको अंतिम कोर्ट से दोषी साबित करवाया जा सके, तब उस कार्रवाई में मजा आएगा। और जैसा मैं तो मेरी कई बार वीडियोस में कह भी चुका हूं पहले भी कि 2018 से 2023 की जो सरकार रही, इसके दौरान इतने पेपर लीक हुए, इन लोगों ने आज तक चलिए गलती नहीं मानी, माफी नहीं मांगी। ये तो एक यूथ से माफी मांगना तो इनका बनता था कि माफी तो मांगे कम से कम कि पेपर लीक हुआ, हम देखिए, गलती मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो दौर, मतलब परीक्षा आयोजित होने से पहले कहा जाता था कि ये तो लीक होगा। लीक होगा, क्या बिक जाती थी, सीटें बिकती थी, ऐसा का पेपर पहले दिन लीक हो गया था। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, एक जो क्या नहीं कि छवि पैठ, हाँ, मारवाड़ में क्या पैठ, पैठ टूट गई थी। भाई आप वो देखिए कि ऐसा ही भर्ती पहले दिन लीक हो ऐसा ही गई और 3 दिन चली। मतलब कोई ऐसी ऐसी कोई सी भर्ती नहीं है, हाँ। मतलब ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, अगर कोई कहे कि वो पेपर लीक कौन सा नहीं हुआ। हाँ, तो वो आप बता ही नहीं सकते उस वो दौर का। उस दौर और अगर वो लीक नहीं हुआ हो तो वहां फर्जी सर्टिफिकेट लगा के, कुछ फर्जी न कुछ डिग्री लगा के पीटीआई भर्ती हो, पीटीआई बने हुए हैं, कितने ही फर्जी, सारे फर्जी सर्टिफिकेट लेके आके फायर ऑफिसर्स, फायर वाली फायरमैन जो भर्ती थी वो उसमें फर्जी एक बने साथ इतने सारी मार्कशीट्स रिलीज हुई। तो ये वाला दौर अब राजस्थान में पेपर लीक का दौर समाप्त हो चुका है। और पेपर लीक का जो माफिया था, जैसा विवेक जी ने कहा, अब वो राजस्थान छोड़कर खास तौर पर भजनलाल शर्मा के और एसओजी के डंडे के बलबूते पर इन्होंने राजस्थान से पेपर लीक माफिया को खदेड़ दिया, उनकी विदाई कर दी। उनकी विदाई कर दी। और आने वाले समय में भी ये इंश्योर कर दिया है कि उनके पैर यहां नहीं पनपे, क्योंकि अगर जनता उनका साथ देती रही तो या जो आम पब्लिक है या तो आम मैं वही तो कह रहा हूं, पुराने मामले खोल दिए ना, हाँ। तो फिर लोगों में ये भय हो गया कि नहीं भाई, अब किसी को कह भी दोगे ना पेपर तो हमें नहीं खरीदना, ना हमें बेचना, वो सारी तरीके की, तमाम तरीके की चीज हो जाएंगी। अब चलिए हम चलते हैं पेपर लीक के अलावा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल ये पूछूंगा कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ राजस्थान में किया या दूसरे राज्यों में भी किया, वहां लेकिन इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये राजस्थान एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल रहा जहाँ पहली बार के विधायक को सीधा मुख्यमंत्री बनाया गया, एक आम कार्यकर्ता को। इस वाले फैसले से एक पार्टी के अंदर किस प्रकार का मैसेज आता है और सामने वाली पार्टी में किस प्रकार का मैसेज आता है? देखिए, इससे दो संदेश गए। भजनलाल शर्मा बिल्कुल सामान्य परिवार से पहली बार टिकट दी, एमएलए की पहली बार, एमएलए की, और सीधा मुख्यमंत्री। हाँ। इससे एक मैसेज तो ये गया जो कार्यकर्ताओं को देने में पार्टी सफल रही, कि नेतृत्व सब पे निगाह रखता है, जो मेहनत करेगा उसको कभी भी फल मिल जाएगा। 101% आप अपनी चुपचाप मेहनत की। तो मैं एक किस्सा बताता हूँ मेरे गाँव के। मेरे एक मित्र हैं पप्पू बिश्नोई जी, यहीं बालोतरा के पास ही रहते हैं। तो वो बहुत बीजेपी के लिए यूं, वो और अमित सिंह दो हैं, तो वो दोनों मतलब दिन भर उनको कोई भी फोन करो तो क्या आज संगठन काम यहाँ, आज संगठन काम वहाँ, तो क्या आज मंडल की बैठक में, आज तो क्या वहाँ बैठक में। तो मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा यार इतना परेशान मत हो, काम दाम पे भी ध्यान दो, इसमें कोई ज्यादा तुम्हें राजनीतिक रूप से यहाँ कास्ट का वर्चस्व नहीं, कोई मिलेगा नहीं। तो दोनों हंस के बोले तो क्या ऐसा नहीं है विवेक भाई। तो मैंने क्यों? कि नेतृत्व की कभी निगाह पड़ी जाए तो राज्यपाल बना दे। बिल्कुल सही बात है। कुछ बनाए न बनाए कभी राज्यपाल ही बना दे भाई, उम्र के उस पड़ाव में पहुंचे 60 साल, राज्यपाल बना दे किसी भी छोटे स्टेट का, तो अपनी जिंदगी संवर जाएगी। तो मैंने कहा तुम इतनी गलतफहमी में हो अभी भी, तो क्या यार आप गलतफहमी में हो, भजनलाल जी बनाया नहीं क्या? बिल्कुल। वो क्या थे? सरपंच ही थे, तो सरपंच तो हम भी रह गए। हाँ, तो कभी निगाह पड़ गई हमारे ऊपर, संगठन में हम हर जगह मौजूद रहते हैं, और वो कहीं वो कभी फोन से सदस्य बना रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात, ये भावना जो है ना, ये पार्टी को आना मजबूत करती है। बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कि कभी भी नेतृत्व मुझे मेरे को निगाह देते हैं, लगा सकता है। निगाह दे दी तो मुझे मिल जाएगा। तो
ये भावना कार्यकर्ताओं में भजनलाल शर्मा के बाद डेवलप हुई। हाँ, और जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि नेतृत्व ही कभी नजर पड़े, और ये बात इसलिए भी आ जाती है कि फिर जो लोग हैं महत्वाकांक्षा जिनके अंदर है, वो इसलिए भी लगे रहते हैं कि जिस दिन नेतृत्व देखे कहीं उस दिन आप एब्सेंट नहीं मिलो, आप वहां प्रेजेंट मिलो। हाँ, तो कोई लिस्ट बने तो कि नहीं सब जगह ये कहीं ऐसा नहीं है। इसका प्रभाव विपक्षी पार्टियों पर, राजस्थान विपक्षी में पार्टियों पे ये पड़ा। विपक्षी पार्टियों में जहां ये है कि बड़े नेता हैं वही बनेंगे। हाँ, परिवार, कोई ये नहीं कहता है कि इंदिरा मीणा भी कोई मुख्यमंत्री बन सकती है। बिल्कुल कोई नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता है कि यहाँ से हेमाराम चौधरी बहुत सीनियर है, किसी ने कहा नहीं फेमस बनेंगे। हरीश जी के ऐसे तो कहते हैं बड़े नेता हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हाँ मुख्यमंत्री बन सकते कहता हैं। नहीं। पद्माराम मेघवाल कोई नहीं कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा। सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। तो न वो सोचते हैं, हाँ हाँ, वहाँ फिक्स है कि नहीं बड़े नेता मुख्यमंत्री के रूप में नाम लोगे तो अशोक गहलोत शर्म मानने के 3 बार रहे, चौथी बार वो तो कह रहे हैं कि भाई चौथी मुझे बार, ठीक है। वो कहा है। सचिन पायलट, अब नए गोविंद सिंह डोटासरा, बिल्कुल। टीकाराम जूली, हाँ, सीपी सीपी जोशी शुरुआत मतलब थी। जिसका वो वजूद है उस लेवल पे, बिल्कुल। छोटा सोचता नहीं है, न उसके लिए लोग सोचते हैं। और भाजपा में भी इस प्रकार का ही मामला था कमोबेश। भाजपा में भी बिल्कुल देखिए मामला ऐसा ही था। 2 बार से वसुंधरा राजे थी। वसुंधरा राजे का ऑरा नो डाउट एक अलग ही था। और वसुंधरा राजे के बाद में भी एक सीनियरिटी की लिस्ट बनाए तो खूब भजनलाल शर्मा शायद 80 के बाद नंबर आता। हाँ, भजनलाल सर नहीं, ऐसा कहा जा रहा था कि भाई अगर आपने देखा हो एक वो वीडियो चला है जिसके अंदर भजनलाल शर्मा उस दिन जब ऊपर से राजनाथ सिंह और ये सब आए हुए थे, तो वो भी ताली बजा रहे थे। तो वो ताली बजा रहे थे। नहीं उनका नाम भी आ सकता है। नहीं, उससे जस्ट पहले की मैं बात करता हूँ, भजनलाल शर्मा मुख्यालय के अंदर अंदर जा रहे हैं और एक पत्रकार ऐसे कह रहे हैं कि ये सांगानेर से नवनिर्वाचित विधायक भजनलाल शर्मा है और इस बार जैसा ब्राह्मण मुख्यमंत्री की बातचीत चल रही है हो सकता है। उनका बस इतना और पत्रकार की नजर दूसरे पड़ गई और ये देखिए कॉन्फिडेंस था कि भजनलाल शर्मा को अंदर बुलाया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी के ऊपर भी, कार्यकर्ताओं के अंदर भी जोश आता है, सामने वाली पार्टी के अंदर भी। मेरे हिसाब से अब क्या भजनलाल शर्मा बनेंगे ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था। ये अकस्मात ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से था। सेफ सीट सांगानेर से लड़ाया गया। उनको बकायदा मुख्यमंत्री बनाने की पूरी प्लानिंग नेतृत्व ने की हुई, पहले से ही की हुई। इसका मैं एक गवाह इसलिए हूँ क्योंकि एक बड़े नेता का फोन उस समय आता है एक नेता के पास जी। मैं उस समय उनके साथ था हेलीकॉप्टर में जी। तो फोन आया तो उन्होंने इनके लिए कहा कि वहां जाके जो जो चीजें हैं वो अरेंजमेंट देखो इमीडिएट सांगानेर में जाके। यस जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो देन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि नेतृत्व की खास नजर है उस पर और वहाँ पे किसी भी हाल में कोई चूक नहीं चाहिए। सांगानेर में कोई भी हाँ, कोई चूक नहीं चाहिए। और फिर जिस दिन विधायक दल की बैठक थी वही नेता के घर में सुबह सुबह गया जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सब मुख्यमंत्री का क्या हो सकता है, राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं। तो उन्होंने एक पर्ची निकाल ली और उस पर नाम लिखा तो कि मेरा ये नाम है, घोषित होने के बाद तो खोल लेना लेकिन तो ईमानदारी रखना तब तक खोलना मत। आपने नहीं खोली? नहीं खोला। वो घोषित हुआ उसके बाद खोला वही थी ये आज मैं आपके चैनल पे बुला सकता हूं। तो पहले से था, प्लान था पूरा। वो भरतपुर टिकट मांग रहे थे, भजनलाल शर्मा भरतपुर से, तो भाई भरतपुर मांग रहे थे, लेकिन उनको वहां न देके सांगानेर शिफ्ट किया जाता है। तो सांगानेर शिफ्ट करने के बाद में वहां पे अशोक लाहोटी की टिकट काटी गई। बिल्कुल नाराजगी थी। अशोक लाहोटी खिलाफत में भी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर पूरा संघ, पूरी लॉबी, सब सारे एक तरफा ही। तो प्रॉपर प्लानिंग के तहत हुआ। और चूंकि यहाँ ऐसा भी था कि और एक मैसेज देने के लिए हुआ कि एक आम कार्यकर्ता को, बिल्कुल राजस्थान से एक मैसेज दिया गया वर्कर्स को कि एक आम कार्यकर्ता, एक आम व्यक्ति जो संगठन मेहनत करता है उसको भी प्रमोट किया जाए। और ये इन्होंने संपूर्ण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया कि एक आम कार्यकर्ता। देखिए नितिन नवीन आज अपन बात कर रहे हैं तो आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। कौन सोचता था नितिन नवीन? किसी ने नाम नहीं सुना था, भाई किसी ने ऐसे बोला नहीं था। भजनलाल शर्मा ने भी जिस दिन वो कार्यकारी अध्यक्ष घोषित हुए उन्होंने एक फोटो रिलीज करी, ये दोनों किसी ओडिशा की किसी सभा के अंदर ग्राउंड लेवल पर जायजा ले रहे हैं। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जब संगठन
इनाम देता है या यूं कहे तो उससे एक मैसेज जाता है। नितिन नवीन आज आप बताइए 50 साल 50 साल के हैं, यूथ है, एक्टिव हैं, जी बिल्कुल, पूरे भारत भ्रमण कर सकते हैं। और सामने आप कांग्रेस में बात करें, वयोवृद्ध नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो मैं उनकी उम्र को वो नहीं, लेकिन बहुत सीनियर नेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब खड़गे साहब की वो एज में वो नहीं रही कि वो हर जगह जा सके, और वो एक्टिवली, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो रात को 2-3 बजे तक काम करना पड़ता है का एक वो भी तो होता है। फिर उनको राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है, उसके भी काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यूथ को बना के एक मैसेज दिया कि आप नई सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी कर दी एकदम से। हाँ, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, बिल्कुल। ये इसी के ऊपर मारा था कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा, सेकंड लाइन लीडरशिप खड़ी हो गई। हरियाणा में अगर आप देखें तो नायब सिंह सैनी, मोहन आप यादव, कह रहे थे नायब सिंह सैनी, कई लोग कह रहे थे स्वीकार नहीं, उसने बीजेपी को पहली बार बहुमत दिला दिया। हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत से नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार, और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस चीज को, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में अगर आप देखें तो दूसरे राज्यों में भी आप उड़ीसा में मोहन चरण मांझी को देख सकते हैं। बिल्कुल हर जगह खड़ी कर दी। हाँ, हर जगह इनके दूसरे पुष्कर सिद्धामी। ये एक मैसेज होता है। क्या होता है कि 20 साल एक नेता को आप देखते हो ना, तो आप उसके नीचे की लाइन को नहीं देखते हो। जी बिल्कुल, कि इसके ये बाद कौन। हाँ, फिर हम क्या मान लेते हैं, बस है जो यही है, इसके आगे दुनिया है ही नहीं। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी के बाद भारत में आज भी लोग इमेजिन नहीं कर पाते। अशोक गहलोत हैं, अपन तो राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत से बाहर कांग्रेस आदि निकल नहीं पा रही है। नहीं निकल पा रही। राजस्थान में तो कहावत है कि गहलोत ही कांग्रेस और कांग्रेस ही गहलोत है। तो फिर उसका क्या इलाज है बताओ। और गहलोत जी तो अभी ठोक बजाकर कई बार कह चुके हैं, मुझे तो ज्योतिष कह रहे हैं कि चौथी बार। हाँ, चौथी बार बिल्कुल। क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि क्योंकि उनको दिख गया है गोविंद सिंह डोटासरा अब लगातार कोशिशें, या वो भी तो वो एक उसके बाद सेकंड लाइन को डेवलप नहीं करेंगे जब तक, तब तक चीजें होंगी नहीं। कांग्रेस ने हालांकि प्रयास किया 2023 में सेकंड लाइन को आगे लाने, सचिन पायलट को सीएम बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन फर्स्ट लाइन ने उन्होंने नहीं किया। नहीं, पायलट ने भी, अगर आप देखें सचिन पायलट ने 2014 में जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद में उन्होंने कई यूथ लड़कों को, अच्छे लड़कों को टिकट भी दी, ये चुनाव जीत कर आए। हाँ, सेकंड लाइन खड़ी की, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनका नेता तो नहीं पहुंचा ना फ्रंट तक। हाँ, उनका नेता फ्रंट तक नहीं पहुंचा। वो वही रथ की कमान आपके हाथ में नहीं हुई तब तक रथ किस दिशा में जाएगा, कैसे तय? वो गुट ज्यादा बन गए और ये आपस में जो राजस्थान फंसी जा। चलिए ठीक है, अब इन चीजों से अब हम आगे निकलते हैं। वर्तमान में जहां हम बैठे हैं, पचपदरा, ये बाड़मेर जिले के अंदर ही आता है। बालोतरा नया, ये बालोतरा जो नया जिला है उसमें आता है। और अभी हाल ही में 31 दिसंबर 2025 को राज्य सरकार की तरफ से एक फैसला आया था, जिसके अंदर बाड़मेर जिले से गुडामलानी और धोरी मन्ना जो क्षेत्र है उनको बाड़मेर जिले से निकालकर बालोतरा जिला में शिफ्ट कर दिया गया, और बायतू विधानसभा को बालोतरा से निकालकर बाड़मेर में शिफ्ट कर दिया गया। ये इस फैसले को लेकर पिछले दिनों एक बड़ी रैली भी आयोजित हुई, लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा ऐसे सुना गया कि एक विरोध स्वरूप है। इस वाले फैसले को लेकर आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, जैसे मेरा ये सवाल भी रहेगा कि जो यूथ है यहाँ का या जो आमजन है, क्या उसको सच में इस प्रकार की समस्याएं हैं कि ये वाली जो दिक्कतें हैं ये उनको होती हैं, और ये किस किस परिदृश्य में, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, आने वाले भविष्य में भी किस टाइप से आप इस फैसले को देखते हैं? देखिए, पहले बात करें इस जिले के सीमांकन जो 2025 ये अभी 31 दिसंबर को हुआ, जो चेंज है जी, वो ज्यादा लंबा नहीं हुआ। 2023 में नए जिले जब बने, हाँ बिल्कुल, तो बालोतरा तभी बना था। हाँ, नया जिला बना था, तो हम तो बाड़मेर ही थे। हाँ बिल्कुल। मोकलसर से भली बस बाड़मेर के लिए डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन मोकलसर बाड़मेर में ही रहा। हाँ, बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, लेकिन था। हाँ। साथ में सिवाना ये सब थे ही। बालोतरा नया जिला बना, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने हिसाब से किया जी, राजनीतिक रूप से देखते हुए। जो सक्षम होता है वो करता है सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये फैक्ट है। उन्होंने अपने हिसाब से जिले का सीमांकन किया, और मकसद हमेशा ये सत्य माने या ना माने, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मकसद हमेशा राजनेताओं का राजनीति होता है। राजनेता तो राजनीति करते हैं, बिल्कुल। उनको अपनी पॉलिटिक्स ठीक करनी होती है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस को सूट करता था वो कांग्रेस ने किया था, और अब जब बीजेपी को मौका मिला तो बीजेपी को जो सूट किया वो बीजेपी ने कर दिया, इसके उसी के अनुसार राजनीतिक आधार पर। हाँ, राजनीतिक आधार पे। अब आपने पूछा यूथ को क्या फर्क पड़ा। पहले यूथ पे आते हैं, तो यूथ को ये फर्क पड़ा कि यूथ को रील बनाने का मौका मिला। वास्तविक बता रहा हूँ, हाईएस्ट रील
दोरीमन्ना और गुड़ा क्षेत्र की बनी जो यूथ ने बनाई कि रात को हम बाड़मेर में सोए थे, सुबह बालोतरा उठे। मतलब वो एक प्रकार से सटायरिकली या मजे करने वाली, वो बस जस्ट एंजॉय। जस्ट एंजॉय। यूथ को इन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूथ या तो बहुत ज्यादा इन इंटरनेट की दुनिया में व्यस्त है, बड़ा वर्ग। जी बिल्कुल। और जो उससे अपर वर्ग है जो पढ़ने लिखने में, वो पढ़ने लिखने में व्यस्त है, तो वो इस फालतू की राजनीति में इनमें नहीं पड़ना। इनमें नहीं। भर्तियों की, नौकरियों की तो चलिए कि अब राजस्थान का युवा ये चीज समझने लग गया है कि ये बहुत अच्छे तरीके से सरकार कदम उठा रही है और लगातार ये मुख्यमंत्री के स्तर पर निगरानी हो रही है और वो इस चीज को इंश्योर करने में लगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी पेपर लीक माफिया शांत बैठ गया है? कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या पता डिलिबरेटली ये चाहते हो, या कि क्योंकि अगर राजस्थान में गलती से भी ऐसा कुछ कहीं होता है तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री की इमेज टार्निशिंग करने के लिए अगर मानो कुछ लोग ऐसे कुछ प्रयास कर रहे होंगे, कि ऐसा आप मानते हैं नहीं मानते, आपको लगता है? देखिए, मैंने पेपर लीक जो करते हैं उन लोगों के बारे में जानता हूँ जी। हाँ, माफिया को आप ढंग से समझते हैं। जी। तो अब पेपर लीक जो करने वाले माफिया थे वो राजस्थान छोड़ जा चुके हैं, वो चले गए यहाँ से। बिल्कुल। और चूंकि एसओजी ने इन दिनों जो टारगेटेड किया है, जब से एसओजी को पावरफुल बना दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद से एसओजी ने नए तो छोड़िए आप, नए तो कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन जो पुराने पाप किए हुए हैं उनको भी उठा रही है। हाँ, वो पुराने वाली भर्तियों के अंदर जो कोई 10 साल पहले भी लगा था उसको भी वापस निकाला जा रहा है। खाया हुआ भी निकल रहा है। तो अब वो एक इसे कहते हैं खौफ बैठना। हाँ। क्या होगा कि जैसे पुराने जैसे 20-25 अभी गिरफ्तार किए हैं, तो उसके बाद क्या डर बैठ गया समाज में। पेपर खरीदने वाले कहीं और से नहीं आते, हम ही लोगों में से। या बिल्कुल आम छात्र भी हम ही लोगों में से है। अब जब ये डर बैठ जाता है ना कि 5 साल पहले वो लगा था, देखो उसको उठा ले गए, बेइज्जती हो रही है, जेल गया, तो फिर क्या डर बैठ जाता है तो वो नहीं खरीदता है। वो और ना तो बेचने वाला मिलता है ना खरीदने वाला मिलता है। वो तो है ही है। इसके साथ ही अगर मानो कोई फर्जी तरीके से लगा है तो उसकी घबराहट वैसे बढ़ गई है। और वो यही कह रहा हूँ ना कि मार्केट कब बनेगा? जब डर नहीं रहेगा, जब सब ये रहेंगे देखो यार मैं पैसे देके बन गया, तू क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन जब डर बैठ जाएगा कि नहीं पैसे देके ये दिक्कत हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, तो वो डर जब होगा ना तो कोई नहीं खरीदेगा। तो आज का जो यूथ है, जो पढ़ने लिखने वाला, वो देखिए मांगेगा शिक्षा, जी बिल्कुल, चिकित्सा, और जो पढ़ा लिखा यूथ है वो ये पूछता है ट्रेन क्यों नहीं, रेल सुविधा में कब मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार, रेलवे आज 21वीं सदी में जब शहरों का युवा प्लेन की बात करता है, बुलेट ट्रेन तक आ रही है भारत में, बुलेट ट्रेन और वंदे भारत की स्लीपर क्लास आ गई है। तो गुड़ा मलानी और दोरीमन्ना का जो यूथ है वो कहता है कि हमारे यहाँ तो एक जनरल ट्रेन भी चला दो, हाँ, ताकि आसानी से सस्ते किराए में हम जोधपुर जा सके। आप दोरीमन्ना और गुड़ा मलानी जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे, बहुत ज्यादा। हाँ, आज भी ये दुर्भाग्य कहेंगे कि वहाँ से कैबिनेट मंत्री चाहे हेमाराम चौधरी रहे या अभी राज्य मंत्री के विश्नोई रहे, जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है और बहुत जरूरी है। केवल जिले की सीमा आज इसमें डाल दो, आज उसमें डाल दो, इससे कुछ खास हासिल जनता को नहीं होना है, राजनेताओं को होगा। मैंने कहा राजनेताओं को जो सूट करता है वो कर रहे हैं, जनता को कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ रहा है। राजनीतिक लोगों को जरूर पड़ रहा है क्योंकि इससे राजनीतिक इक्वेशन बहुत बदल रहा है। गुड़ा मलानी दोरीमन्ना को जैसे ही बालोतरा में डाला और आडेल को बाड़मेर में, तो उससे जो वहां से चुनाव लड़ते हैं उनके समीकरण बिगड़ गए, जी, चाहे वो जिला परिषद के बिगड़े, चाहे विधानसभा के आने वाले समय में बिगड़े, कहीं के लड़वा, बिल्कुल, तो वो बिगड़ रहे हैं। और इसलिए जो उन राजनेताओं को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का डर है। और कांग्रेस वालों को जब जो जैसा सूट करता था वैसा उन्होंने 2023 में जिला बनाया, जी बिल्कुल। हाँ, नहीं तो जिले बनाने को लेकर भी हुई थी, कोई पैमाना तो था ही नहीं, लोगों से राय भी ऐसी कुछ नहीं ली। राय दूदू जिला बन गया, सांचौर जिला बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूदू को जिला थोड़ी थे, तो टोकरी में थे उनके, ले लो।
और उसकी मर्जी ले लो। खुद को कुछ करना नहीं था उस तो समय वर्तमान हरीश चौधरी चाहते तो भाई तू जिला बना देते। हाँ, उस समय कर सकते थे आसान। हाँ, उनके हाथ में था। हाँ, हाँ। एमआर जी चाहते गुड़ा मलानी को जिला बना देते। हाँ, अभी लोग, मैं वहां था तो जब लोग दूदू बन सकता है, दूदू ग्राम पंचायत, तो कोई भी बन सकता है। दूदू से बड़ा गुड़ा मलानी है, दूदू से बड़ा धोरीमन्ना है। जी जी, आप हाँ, क्षेत्र के हिसाब से तो जब दूदू बन सकता है सर, तो वो क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो राजनीति ये राजनीतिक रूप से है विशुद्ध, इसमें जनता कहीं नहीं है। आम जन राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, जिस राजनेता की, चाहे वो पंचायत समिति लड़ने वाले की राजनीति प्रभावित हो रही है, जिला परिषद, विधानसभा और लोकसभा, बस इसी के आधार के ऊपर इसी के ये इर्द गिर्द सारी सीमांकन और चीजें, जो विरोध भी हो रहा है या पक्ष में भी जो लोग सारी बोल रहे चीजें इसके इर्द गिर्द हैं। हैं, बस ये यही रहने वाला है। और ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि के विष्णु ही मजबूत हो गए। अब गुड़ामलानी और धोरीमन्ना से नहीं, पूरे बाड़मेर जैसलमेर में। अच्छा, इकलौते ये अरे उसके खिलाफ इतने बड़े नेता रैली करने आ गए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जबकि मैं ये जानता हूं कि ये फैसला अकेले के विष्णु का नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये इस फैसले के अंदर हमीर सिंह बायल शामिल है, इस फैसले के अंदर अरुण चौधरी शामिल है, इस फैसले के अंदर कैलाश चौधरी शामिल है, इस फैसले के अंदर आदूराम मेघवाल शामिल है। लेकिन कैलाश चौधरी तो ऐसा कुछ कह रहे हैं कि वो नहीं, वो देखो राजनेता है ना। हाँ, हाँ, लेकिन सब शामिल है, सबसे राय ली गई। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री कार्यशैली को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं। मुख्यमंत्री विधायकों से पूछ के राय मशवरा करके फिर ये फैसला लिया। इन्होंने अच्छे तरीके से बातचीत की, बिल्कुल खुद के बातचीत डिस्कशन नहीं, में फैसला नहीं लिया। केवल और पूरी उसकी रिपोर्ट ली, चारों विधायकों से बात की, तीनों विधायकों से, एक पूर्व मंत्री से जो चूंकि लोकसभा लड़े हैं, कैलाश चौधरी, तो उनकी राय भी अहम थी। बिल्कुल, हाँ। सबसे राय मशवरा करने के बाद और सबकी सहमति के अनुसार क्षेत्र को डिवाइड किया है। और मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में इसका फायदा इनको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का। देखिए विशुद्ध मैं कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से फायदा मिलेगा। और इसीलिए इस महज कांग्रेस पार्टी के लोग इस फैसले को। और एक और सच्चाई बता दूं कि आज तक ऐसा परिसीमन, क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो करता है। बाड़मेर पे आज दिन तक बीजेपी का जिला प्रमुख नहीं बना था। आज तक बाड़मेर में, आजादी से लेकर आज तक बाड़मेर में जिला प्रमुख नहीं बना भारतीय जनता पार्टी। हाँ। लेकिन अब की चांस है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जिला प्रमुख बना सकते हैं। बाड़मेर और बालोतरा दोनों जगह खाता खुल सकता है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपना जिला प्रमुख बना सकती है। ये इक्विजिशन ऐसी बन गई अभी जो ये वर्तमान में जो इक्विजिशन जो बनती है ना, जो जिला परिषद के नए वार्ड बने, जो चीजें हुई, उससे काफी चेंजेज हो गया जी। और उसका आने वाले समय चुनावों में ये असर दिखेगा। और यहाँ अब जैसे क्या कहते हैं कि अभी वर्तमान में पंचायती राज फिर चुनाव क्या है जल्दी आने वाले हैं। कि जैसे एक विपक्षी ने विरोध की राजनीति जो होती है, वो विरोध की राजनीति भी एक सीमित हो गई जी, एक वर्ग के इर्द गिर्द। जाट समाज, मैं समाज की इन राजनीति से थोड़ा सा मैं आप हाँ, परहेज रखता हूं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बाड़मेर जैसलमेर को इन नेताओं ने जातिवाद का जहर घोल के एक फैक्ट्री बना दिया। बहुत हद रूप से यहाँ जातिवाद है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी पहले नहीं था, पहले यहाँ नहीं दिखाई था। देता। अच्छा, यहाँ पहले नहीं था ऐसा नहीं था कभी। यहाँ की तो मिसाल दी जाती थी अपनेपन की, भाईचारे अपनेपन की, यहाँ के भाईचारेपन की। लेकिन इन नेताओं ने अपने फायदे के लिए अपनायत जो नाम दिया जाता है। अपनायत कुछ नहीं सर, अपनायत तो पहले से थी। आपने कौन सी अपनायत करी? अपनायत तो पहले से थी। भाई थी जब न साथ रहते थे। हाँ बाड़मेर जैसलमेर में आपने आज तक कोई दंगा नहीं सुना? जी, बिल्कुल नहीं हुआ आज तक। कभी जातिगत कोई ऐसी कोई स्थिति संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन अब जो दौर बन रहा है, इन नेताओं ने हर चीज को फैक्ट्री बना दिया है और हर चीज को ये जाति से जोड़ देते हैं। और आज का जो यूथ है, बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि बाड़मेर जैसलमेर का यूथ इस जातिवाद के जहर में पूरी तरह से डूब चुका है। और युवा वर्ग ज्यादा इस जातिवाद को इंटरनेट के सहारे और ज्यादा हवा देता है। बिल्कुल। और इसका नुकसान संजय समझना पड़ेगा कि जो ये नेता हैं, ये जातिवादी बयान देंगे और साथ में कॉफी पिएंगे। हाँ, ये क्योंकि ये बैकडोर में ये सब एक साथ है। ठीक है, बैकडोर में ये साथ है। ये यूथ समझता नहीं है। इस जो ये लड़ाई नेट इंटरनेट पे चलती है ना, इसका अंतिम असर कहाँ होता है? गांव में। गांव में बिल्कुल।
लोकल चाय लेवल के पीते ऊपर। पीते लड़ जाते हैं और मुकदमे होते हैं, फिर वो 10 साल चलते हैं। 10 साल बाद एहसास होता है कि यार कोई मतलब था ही नहीं। और गांव में तो और गांव के अंदर से ही अपना है, तो वहां से निकल के आपने वहां तक तोड़ दिया भाई उसको। हम तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं नवोदय से हम लोग पढ़े लिखे, हमें तो पता ही नहीं था 12th तक के कौन किस जाति का। हम तो सब एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे। बिल्कुल, हाँ। हॉस्टल वहाँ लाइफ में वैसा ही वो जाति खत्म हो जाती है। लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया कास्ट वाला, और आज नहीं तो कल चाहे सरकार या सामाजिक स्तर पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, उनको बैठना पड़ेगा जरूरी और हो इस चीज जाएगा को, ये। हाँ, इस चीज को खत्म करना होगा। नहीं तो गिरावट हर समाज में आएगी और नुकसान इसकी हर समाज को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक अच्छे लोग समाज का चेहरा होते थे जब तक तो ठीक है, अब अपराधी समाज का चेहरा हो गया। हाँ, अपराधियों को समाज महिमा मंडित करने लग गया है। कई इस प्रकार की बातें आई हैं। फिर क्या है कि जो क्राइम करने वाला होगा वो कहेगा ठीक है ना, हाँ, मैं गलत काम करता हूँ। पैसे अब हैं। नशा बेचने वाला आपका बावासा, हाँ, क्योंकि वो नशे से पैसे लेता है और उसको अगर आप ये सोचिए कि बाड़मेर जहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो संजय भाई कोई यहाँ बाहर से आके कभी आपने सुना नहीं होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी। बिल्कुल बिल्कुल आज तक क्यों? कभी क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो साथ नहीं देते हैं। नहीं। ठीक है, देशभक्त लोग हैं, मजबूत लोग हैं। तो पाकिस्तान ने यहाँ कश्मीर वाली गलती कभी नहीं की आज तक और कभी ऐसी आई नहीं। इसका रीजन है यहाँ के लोग मजबूत हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि 3 MD ड्रग्स की फैक्ट्रियां बाड़मेर में पकड़ी, ताबड़तोड़ लगातार पकड़ी जा रही है। एक तो दिन ये फैक्ट्री ऐसे ही तो नहीं लगी होंगी, और काफी समय से ये चल रही है यहाँ। और नशा सबसे ज्यादा बिक रहा है। बाड़मेर के अंदर आप यूं कहें, महज बाड़मेर ही नहीं, आसपास के जितने भी छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, इनके अंदर स्मैक, MD और जो तमाम तरह के नशे होते हैं, जो आज के दिन अगर हम देखें पंजाब को बर्बाद कर चुके हैं, हरियाणा के अंदर पांव पसार चुके हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में भी, राजस्थान में भी ऐसा बहुत बुरी हालत है। वो यहाँ करने की क्योंकि समृद्धि आई ना साहब, समृद्धि आई साहब, यहाँ क्या पैसा आया, और लोगों ने दोरीमन्ना और ये जो क्षेत्र है सेड़वा, चौटन, फिर बाड़मेर के पास का ये डबल क्रॉप एरिया है, नहर आ गई, 2 बार लोग फसलें लेने लग 2 गए। फसलें लेने लग गए, जीरा अच्छा खासा हो जाता है, इसबगोल हो जाता है, गुजरात की मंडियों में बिकता है, अच्छा खासा पैसा आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेड़वा, चौटन, डोरीमन्ना, यहाँ के बच्चे माउंट आबू में पढ़ते हैं साहब। अच्छी स्कूलों में हाँ, प्राइवेट स्कूलों में टॉप। चाहे वो ग्रामीण अगर आप देखें तो हाँ, वो भाषा आपको चाहे ऐसा वो वैसी दिखता बोल है रहे हो। ना, ना वो ऐसा दिखता है। बाकी कोई 5-5 लाख फीस भर रहा है, कोई 4 लाख भर रहा है। गरीब नहीं है वो, नहीं, गरीब नहीं रहे गरीब नहीं, सब मजबूत लोग हैं, बहुत पैसे पैसे से मजबूत है। ठीक है, गुजरात जाते हैं, छोटा मोटा हॉस्पिटल का चेकअप कराना होता है, पालनपुर जाते हैं वो ऐसे नहीं देखते कि भाई और वो कोई बीमा एजेंसी के भरोसे नहीं जाते हैं 4 लाख 5 लाख जेब में यूं नगद लेके जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो और आप वहाँ देखोगे तो गुजरात नंबर की गाड़ियां दिखेंगी आप, खूब खूब मेरे को दिखी है। हाँ, जी, जी, जी। जी तो 08 ऐसे समृद्ध लोग हैं। अब समृद्ध लोगों को खराब कौन करता है? पहला तो है नशा। उनका यूथ को जो बाहर नहीं जा रहा है वहीं बैठा है, उसको नशे वालों ने, ये नशे वाले भी कहीं बाहर से नहीं आए, यहीं के लोग हैं जो हाँ, फैक्ट्रियां लगाते हैं। उन्होंने नशा बेचना शुरू किया। नशे से उनको तो आवक हो रही है लेकिन पीढ़ियां खराब हो रही है। जी बिल्कुल। बाड़मेर के इर्द गिर्द इस नशे ने सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया। बेटा माँ की हत्या कर देता है, बेटा परिवार माँ की के अंदर हत्या कर लड़ाई रहा होती है, चोरी कर रहा है। चोरी कर रहा है, छोटी छोटी सी रात को झगड़ा कर लेता है। स्थानीय प्रशासन इसके अंदर, मैंने ऐसा सुना है कि स्थानीय प्रशासन या यूं कहें पुलिस प्रशासन की इनके ऊपर अभी जैसे नकेल कसनी शुरू हुई है। पिछले कुछ दिनों में खूब ज्यादा फैक्ट्रियां पकड़ गई। मुख्यमंत्री ने स्वयं ने भी जो पुलिस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर साफ कहा पुलिस वालों से कि मुंबई से पुलिस आती है, गुजरात से पुलिस, आप क्या कर रहे थे? आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो साफ तौर पर इंगित कर रहा था कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी इन नशा माफियाओं के साथ कहीं ना कहीं मिला हुआ हो। देखिए, इसमें मैं केवल पुलिस को दोष देना ठीक नहीं है जी संजय भाई। पुलिस क्या है, 10,000 15,000 लोगों का काम है, वहाँ एक थाना है, जी, थाने में 50 का स्टाफ है। उस 50 के स्टाफ से ये उम्मीद करना कि वो 15,000 लोग क्या कर रहे हैं पता कर लेगा, नहीं होगा। जब तक ये समाज खुद, स्वयं लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और स्वयं मैं रहता हूँ, मेरे घर के पास फैक्ट्री में स्मैक बन रहा है, मुझसे छुपेगा क्या? वो आपको तो पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल। और मैं चुप क्यों रहूं? मैं चुप रहूं आज ये सोच के कि मेरे क्या, मेरे बच्चे तो नहीं कर तो आज नहीं तो कल उसका असर आपके घर में भी आएगा, जरूर आपके आएगा। पड़ोसी में आएगा, आपके रिश्तेदार में आएगा।
तो ये जागरूकता समाज में नहीं आएगी तो पुलिस पे केवल देखो, पुलिस को केवल दोषी साबित कह देना ये समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए समस्या का समाधान है सामाजिक रूप से, जब तक समाज ये नहीं कहेगा कि नशे को ना, मेरी ढाणी के आसपास कोई नशे की फैक्ट्री नहीं दिखे, इनका बहिष्कार हो, जो नशे करने बहिष्कार वाले हो, लोगों को जूत बहिष्कार, टिकाएं, हाँ मारे, जूते दें, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इन नशे के सौदागरों को जूते देने चाहिए। जी बिल्कुल। जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं उससे गंदा अपराधी कोई है ही नहीं। आप एक जनरेशन खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल। आप एक परिवार की लाइनेज को वहां ब्रेक लगा रहे हैं। बिल्कुल। अगर नशे की आप वजह से रुक जाता है, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको लगाने ही नहीं दोगे, स्टार्टिंग पे ही रोक दोगे तो अपने आप खत्म हो जाएगी चीजें। इसके अंदर भी मैं आपसे एक जैसे बात कहूंगा, क्योंकि ये काफी समय से है, पहले के जमाने में या यूं कहें आज से 15-20 साल पहले भी सामाजिक नेता राजस्थान में काफी हुआ करते। राजस्थान ही क्या, संपूर्ण भारत में रहे भाई, हम अगर राजस्थान की बात करें, सामाजिक नेता हर गांव में, ढाणियों में या क्षेत्रों में आपको मिल जाया करते थे। आज के दिन आपको राजनेता तो हर जगह मिलेंगे, सामाजिक नेता नहीं है। देखिए इसका बिल्कुल मैं कह रहा हूँ गिरावट आई है जी। बात करें उस दौर की, परशुराम मदेरणा, जी, देवी सिंह भाटी, जैसे देवी सिंह भाटी को आजकल लोग केवल कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से जानते हैं, और परशुराम मदेरणा को तो लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग महिपाल मदेरणा को पढ़ के ही उसके बाद वो भूल गए उनको। हाँ लेकिन जो परशुराम मदेरणा, देवी सिंह भाटी, उन लोगों की कार्यशैली थी जी, उन लोगों की थॉट्स थी, वो समाज को जोड़ने की थी, दिशा देने के हाँ लिए दिशा, और वो बात करते थे साहब, वो ऐसे नहीं कि कोई गलत बात कर ले तुरंत डांट देते थे। मतलब यहाँ क्या गांव में कोई गलत बात की तो उसको पहले ही सामाजिक रूप से रोक देते थे कि नहीं ये ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और आगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये, चाहे वो उनका खास हो, चाहे उनकी पार्टी का हो, उनको कोई वोट उससे देने मतलब वालों नहीं, कोई मतलब नहीं। उससे कोई अर्थ। अब क्या है कि अगर आप मेरे वोटर हो तो आप भले नशा बेचो, बिल्कुल हाँ, आप चाहे अपराध करो, तस्करी करो, आप जो कुछ भी करो, आपको 7 खून माफ है। नेताजी आपका साथ हमेशा देंगे, और बस समाज के अंदर आपके लिए बिल्कुल। ये विवेक भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि सामाजिक जो जब तक सामाजिक ताना क्योंकि बाना देखो, समाज नेतृत्व किसको देते हैं? नेता को। जी। तो एक नेता का केवल ये जिम्मेदारी नहीं है कि विधानसभा का विकास, विधानसभा में काम करा दिया या आवाज उठा दी, ठीक है ना, वो नहीं, समाज को एक दिशा देता है, बिल्कुल सही है। और गंगाराम जी चौधरी बाड़मेर में, रामदान जी, जसवंत सिंह जसोल, इन्होंने दिशा दी समाज को, और समाज ने तरक्की की, बिल्कुल उनके। मैं बताऊं आपको कि मैं अपनी बताऊं, दूसरे जगह क्यों जाए, हम नवोदय में आए थे जी। तो हमने नवोदय में आने के बाद, नवोदय खुली तब ने पता चला हाँ। कि हमने सपना देखा कि नहीं यार हम भी कुछ बन सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो बालोतरा फैक्ट्री थी, हम तो यही सोचते थे कपड़े की फैक्ट्री में जाकर नौकरी करेंगे, कि कोई मजदूरी कर लेंगे और वहां से वही जीवन यापन होगा। थॉट ही नहीं थी ना सर उस लेवल की। तो आज केंद्रीय विद्यालय आपको मैं बताऊं कि जसिंदर में खुला हुआ है बॉर्डर पे। तब जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेगा बच्चा, वो पढ़ के ये 6 में जाते ही कहेगा यार नहीं डॉक्टर में बढ़ सकता हूँ। हाँ, वो उसका प्रोसेस होती है, उसकी हिम्मत आती है। हम यही तो कहते हैं कि इन पे खर्च करिए साहब, एजुकेशन पे खर्च कीजिए, शिक्षा के अंदर आप और ज्यादा इसमें खर्च करने की सरकारें खर्च करें, बिल्कुल स्वास्थ्य की सेवाओं में सरकारें खर्च करें। स्वास्थ्य के लिए अब स्थिति आप देखिए, बाड़मेर वैसे तो बहुत डेवलप है, ऐसे कहते हैं कि दुबई है जी, कई लोग हमारे साथी लोग कहते हैं दुबई बन गया, पुलिया और ये सब जो निर्माण या बाड़मेर, हर चीज में कोई ना कोई खबर चलती रहती है बाड़मेर की डेली जी। लेकिन मैं कहूं कि बाड़मेर में दुर्भाग्य है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तो 200 किलोमीटर दूर जोधपुर रेफर करना पड़ता है, एम्स जोधपुर रेफर करना पड़ता है। एम्स या MDM है ही नहीं साहब, अच्छा अस्पताल नहीं है, जिला अस्पताल के अंदर जिला अस्पताल है, फैसिलिटी नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है आज भी। मतलब कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसलिए कहते हैं कि जो बॉर्डर, जो राजधानी से जो क्षेत्र दूर है, इनके अंदर इन मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो जरूरी है करना, वो ज्यादा जरूरी है। आप जिले बनाइए, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ के जैसे विवेक भाई ने सभी मुद्दे बता दिए, आप यहाँ सबसे पहले तो शिक्षा का मॉडल डेवलप कीजिए, आप यहाँ अच्छे विद्यालय दीजिए, उनके अंदर अच्छे अच्छे विद्यालय। अब मैं बिल्कुल ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, आप भी रखिएगा डिमांड अपने जी चलने के थ्रू कि धोरीमन्ना और गुड़ामालानी अलग की, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ एक अच्छा स्कूल दे दीजिए,
अच्छा एक विद्यालय यहाँ बन जाए, बिल्कुल। लोग खुश हैं, लोग कुछ आप वहाँ के, मैं बता रहा हूँ ना कि माउंट आबू पढ़ाते हैं बच्चों को, यहाँ पैसे अच्छा देते अच्छा विद्यालय बनता है, पैसे देते हैं, अच्छी खासी फीस देते हैं, आप अच्छा विद्यालय अच्छी फैसिलिटी दे दो, लोग वो लोग बाहर नहीं भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाहर उनको बच्चों को भेजने की आवश्यकता ही नहीं अच्छा हॉस्पिटल दे दो, वो लोग इलाज के लिए नहीं भटकेंगे। रहेगी। अच्छी परिवहन व्यवस्थाएं हो जाए, और अच्छी, देखिए ये शिक्षा, चिकित्सा और आवागमन। आवागमन, ये इन तीन की जरूरत है, और ये तीन जरूरत मिल जाए तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जिला मुख्यालय पे अब काम पढ़ने की बात करें तो आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप कल परसों 3 दिन बैठ जाओ बस में, आपको 5 आदमी मिल जाए जिला मुख्यालय काम पे आने वाले, तो अपन बैठे। हाँ बिल्कुल, आम आदमी का जिला कलेक्टर से या जिला मुख्यालय के ऊपर किसी उसका प्रकार काम का पटवारी से, ग्राम सेवक से, बिल्कुल, बिल्कुल। और हद से हद बढ़ गया तो चौकी इंचार्ज से, हाँ, छोटी मोटी लड़ाई पुलिस वाले के पास चौकी इंचार्ज, चौकी के अंदर उसके लिए वही एसपी है साहब। हाँ, वो उसे जिला स्तर पे जाने की हाँ, आवश्यकता उसका कलेक्टर तो पटवारी है। मैं साचे कहूँ, उसका कलेक्टर पटवारी है। भाई सीधी सी बात है, जनता को न तो इन चीजों से, क्योंकि विवेक भाई बहुत बेहतर तरीके से इन यहाँ के लोगों को जानते हैं, इस ताने बाने को जानते हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ सबसे पहले तो एक अच्छा विद्यालय बने, एक अच्छा अस्पताल बने, बाड़मेर में ट्रॉमा सेंटर बने, डंका या यूं कहें तो सिटी स्कैन मशीन जल्दी लगे, 4 साल से चिट्ठियों में उलझी है। सिटी स्कैन मशीन, अब आप स्वयं सोचिए कि प्राइवेट अस्पताल में तो होगी शायद, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है साहब। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसी जब सुविधाएं क्या होता है कि जब भी किसी भी सिटी का या किसी भी लोकेशन का डेवलपमेंट सरकार ही करती है, शुरुआत सरकार की तरफ से होती है, उसके बाद तब प्राइवेट सेक्टर फिर वो तब आता है। तुरंत आ जाते हैं, उससे पहले वो नहीं उससे होगा। पहले अब किसी को हार्ट अटैक आ जाए, आप बिलीव करेंगे, बाड़मेर में अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए, उसको या तो अहमदाबाद जाना पड़ेगा, पालनपुर या जोधपुर, आसपास में कहीं इस प्रकार की वहाँ सुविधा के वो गोली दे के जेब के नीचे लगा के रवाना कर देते हैं एम्बुलेंस। लेकिन आप सोचिए इमीडिएट किसी को कम टाइम ही मिलता है, ठीक है। और अगर जांच की मशीनें होती हैं तो इस प्रकार की और चीजें, डॉक्टर हो, अगर कार्डियोलॉजिस्ट बैठ जाए, ये सब सुविधाएं हो जाए तो उसका लाभ आम इंसान को मिलेगा। देखो आम इंसान को यही चाहिए सरकार से, बाकी तो कमा खा लेगा यहाँ का आदमी, कमाने खाने में सक्षम है, यहाँ आपको चूंकि यहाँ आपको समृद्ध लोग मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अच्छे यहाँ पे लोगों ने वो दिन देखे हैं, अभाव देखा है। अभाव देखा है, और अभाव के बाद अब एक प्रगति का दौर देख रहे हैं। अपन आज जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं, बिल्कुल 55 में रिफाइनरी आ चुकी रिफाइनरी है, आ बड़ी बड़ी चुकी है। कंपनियां आती हैं। आपने आते ही मेरे सवाल किया यहाँ रोजगार का, मैंने कहा तो बाहर से लोग आ रहे हैं, रोजगार स्थानीय लोगों के लिए भी यहाँ रोजगार की कोई कमी कमी नहीं नहीं। तो स्थानीय आदमी को रोजगार, देखिए रोजगार कई तरीके से मिलता है। मैं को यहाँ 55 में कुछ नहीं तो 15,000 लोगों ने मकान या रूम रेंट पे दे रखे, क्या वो रोजगार नहीं है? वो एक प्रकार से मंथली इनकम आ रही है 15 20 हजार, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कम से कम 1500 2000 लोगों ने खेत किराए पे दे रखे हैं। सोलर फार्म को नहीं, या वैसे? इनको फैक्ट्री वालों, ये जो रिफाइनरी वाले जो काम कर रहे हैं, इनके रहने के लिए या इनके प्लांट लगे हुए हैं खेतों के अंदर हाँ, वो खेत किराए पर है, बेचे नहीं होंगे। नहीं 5-5 7-7 लाख रुपए किराया आ रहा है हर महीने का जी। तो वो एक प्रकार से वो रोजगार बड़ी नहीं है। कंपनी के सीईओ वो की तरह का रोजगार काम नहीं है। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार, और फिर यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 1500 दुकानें हो गई। मैं तो देखता था 50 दुकानें थी, 50 की 1500 हो गई थी, क्या वो रोजगार नहीं? वो डेवलपमेंट दिखा है, डेवलपमेंट हुआ है। रोजगार की परिभाषा लोगों को समझ नहीं। रोजगार की परिभाषा ये नहीं कि मेरे अंदर योग्यता लेबर की और मेरे को कि मैं मैनेजर बना दूं साहब। जो मेहनत करना चाहे उसका, जो मेहनत करना चाहे उसकी जो स्किल सेट है उसके आधार पर उनको रोजगार मिलता है। अब सरकार जस्ट यहाँ स्किल यूनिवर्सिटी ला रही है, स्टार्ट हो जाएगी तो जरूर जो स्किल के माध्यम से लग सकते हैं वो लोग लगेंगे। अब हमारे पास आज की तारीख में स्किल नहीं है, हाँ, तो हम लेबर ही हैं साहब। बिल्कुल, हम मजदूरी कर सकते हैं। वो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई अब जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जाके वहाँ रिफाइनरी के आगे धरने पे बैठ जाऊँ, मेरे को रोजगार भी सीईओ बनाऊँ, हाँ, क्योंकि मेरे पास तो मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो गाँव का हिस्सा नहीं हूँ। वो तो बात बैक बनी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो चीज नहीं होगी। वो तो सिस्टम से ही चलेगा। बिल्कुल विवेक भाई, आपने बिल्कुल सही बात कही। चलिए इन सभी बातों से आगे अब एक बात और करते हैं। आने वाले कुछ दिनों के अंदर पंचायती राज चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। 15 अप्रैल के आसपास की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। क्या लगता है आपको पंचायती राज चुनाव, क्योंकि पहले का जो दौर था उस समय सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दबाव नहीं था, 2020 के आसपास भी हमने देखा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम इनके ऊपर ठीक ठाक लोग थे, लेकिन आज का जो समय देखें इसके अंदर पंचायती राज चुनाव के अंदर सोशल मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि इन क्षेत्रों के अंदर जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा है, या संपूर्ण राजस्थान की अगर आप बात करें तो एक 25 साल के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसका क्या असर रहने वाला है,
पहले वाली सरकारों का क्या असर रहने वाला है, विरोध प्रदर्शनों का क्या असर रहने वाला देखिए, पंचायती राज चुनाव में एक चीज तो ये तय है कि इस बार युवा तुर्क बहुत बड़ी संख्या में लड़ेंगे। है? सरपंच मेंबर, जिला प्रमुख, जिला परिषद, हर में क्योंकि सब कहते हैं एक ही कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन बन गए, सकते हैं, तो हम भी हम प्रमुख क्यों नहीं हम बन सकते, प्रमुख हम नहीं बन सरपंच सकते, क्यों हम नहीं बन सरपंच सकते? क्यों नहीं बन एक वो हौसला आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, मुद्दों की बात करें तो यूथ मुद्दे, पढ़ा लिखा यूथ, देखिए सारे ही उसका नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे यूथ भी हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, जो एजुकेशन में अच्छे पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि वो गांव का डेवलपमेंट करें। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट की अगर परिभाषा को समझेंगे तो एक सांसद भी अगर पैसा देता है तो वो जिला परिषद के थ्रू पंचायत खर्च करती है। जी हाँ। तो जब तक चैन सिस्टम सही नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट ऊपर से आपने 5 करोड़ का बजट अगर भले डाल दे तो दिया, हाँ। लेकिन लगाएगा तो सरपंच। हाँ, हाँ, और वो सरपंच अगर ये होगा नांगूर टेक सरपंच हुआ है दिमाग और केवल इसमें रहेगा हाँ, तो फिर वो नहीं होगा। तो सरकार एक अभी चल रही है चर्चा ऐसी कि पढ़े लिखे कैटेगरी को 12th करेगी। पास के लिए बिल्कुल, हाँ। वो अगर करती है तो ये अच्छा फैसला होगा। जी, आप ये मानते हैं कि मैं ये बिल्कुल अच्छा पढ़े लिखे फैसला लोगों के लिए आपकी पैरवी बिल्कुल जरूरी सर, है। आप ये जब तक नहीं करेंगे कि एजुकेशन जरूरी है तब तक अगला पढ़ेगा ही नहीं, 5वीं के बाद छुड़वा देंगे, क्या है? हाँ, क्या हो गया तो? सरपंच का बेटा सरपंच बनेगा, क्यों बनेगा भाई? हाँ, जरूरी थोड़ी है ऐसा। हैं? जो पढ़ेगा लिखेगा, जो योग्य होगा वो बनेगा। जो योग्य होगा वो बनेगा। बिल्कुल सही तो है। वो तभी बनेगा ना जब आप ये चीजें एजुकेशन को महत्व देंगे। यूथ, मतलब आपका कहना है कि यूथ यूथ हो या जो भी, मैं तो कहूं पढ़ा लिखा 12th व्यक्ति होगा तो वो कम से कम समझेगा ना चीजों को, वो गांव के विकास को और उसका विजन होगा एक उसको अलग। वीडियो आके कहेगा कि यहाँ साइन कर दो, तो साइन करने से पहले पढ़ेगा तो, बिल्कुल कागज पड़ेगा। पूछेगा तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और उसका विजन अभी भी तो जैसे होगा। मैं यूथ का अभी vision आज होगा। का उदाहरण दूं, मैं आपको आज का ही बता रहा हूँ। हमारे पचपदरा की सरपंच हैं पूजा देवी राठौड़, पढ़ी लिखी महिला है। तो आज सुबह मैं चाय पीने बैठे थे तो वो मिली तो कही कि विवेक ये यहाँ पे एसटीपी प्लांट लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या उसमें एनओसी मांग रहे हैं कि इसका आने वाले समय में लाइट का खर्चा पंचायत को देना होगा। तो मैंने मजाक में सुबह मुड़ी, मैंने कहा तो दे देना, आएगा जो देखेगा, चुनाव होने जो जीतेगा जी, बिल्कुल। गरम फुटे उसके वो देखेगा। तो उसने कहा नहीं, पंचायत पे बर्डन नहीं डाल सकते, इसमें अपन आय का साधन क्या होगा ये एक बार मेरे को डिस्कस करना होगा बिल्कुल। में, नहीं तो क्या भार पड़ेगा भाई, ये गलत हो जाएगा आने वाले समय के हाँ, अंदर। हाँ। कि इसका मान लो 2 लाख 3 लाख अगर बिल आ गया लाइट का तो भरेंगे कहाँ से, फिर गांव की लाइट काटनी पड़ेगी, ये ठीक नहीं होगा। तो उस की सोच सुन के मैं 5 मिनट के लिए चौंक गया। मैंने कहा ये इतना सोच रही है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। वो हिसाब देख रही है, कह रही है नहीं अपने 1 लाख रुपए तो लाइट जो रात में जलती है रोड लाइट्स उनका आ रहा है, तो कि 3-4 लाख रुपए 2 लाख रुपए इसका आ गया एसटीपी का, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? पंचायत कहाँ से बिल हाँ, भरेगी? फिर मैंने कहा जो तो ऐसा करना है कि जाके कलेक्टर साहब से डिस्कस करना सही है। कि भाई उसमें आय का साधन क्या होगा, उसमें कुछ आय का साधन भी अगर मिले तो साइन करना। तो ये एक बड़ी बात है। आप सोचिए कलेक्टर कह रहे हैं लेकिन वो सरपंच पढ़ी लिखी है, इसलिए उन्होंने तो उसने कहा कि नहीं रुक के देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे कर ऐसे ही साइन कैसे अब करते? ये हो। हाँ, तो वो सोते टेक दे। कलेक्टर साहब ने कहा है, ठीक है, कलेक्टर साहब का आगे के जोई जो रोई बिल्कुल बिल्कुल। भाई बिल आएगा जो भरेगा वो जब आने वाले समय उसके, में जब हाँ 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 ठीक है ना। तो नुकसान गाँव का होगा। ये हाँ, तो ये जो सोच है ना, ये सोच जरूरी है और ये इस बार पढ़े ये- लिखे में आएगी। आप ये मानते हैं कि इस बार वाले चुनाव में ये वाली सोच बिल्कुल। बाहर और मैं खुद ये सरकार से एक व्यक्तिगत नागरिक के नाते निवेदन करूंगा कि शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा, जरूरी होगा। कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, जब सरकारें इस प्रकार के फैसले लेती हैं, जैसे पहले 5वीं पास किया गया था, उसके बाद 10वीं, फिर 12वीं, इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। एक बार होगा। कई लोगों ने इस प्रकार का तर्क दिया कि गांव में तो बड़े बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास तो डिग्री नहीं है, तो आप उनको कैसे बना देंगे? अब मैं कहूँ कि पढ़िया लिखिया नहीं हो तो घर बैठो, आप राजनीति और भी काम बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप अगर राजनीति में एक गांव का भविष्य सुधारने के लिए आ रहे हो तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो जरूरी है, आपके पास होनी चाहिए, आपका विजन होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो नहीं पढ़े लिखे वो नहीं जानते, सब जानते हैं। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है, तो अनुभव आप दीजिए ना, पढ़े लिखे उसको आगे बढ़ाइए ना, उसको बिल्कुल, अनुभव और दीजिए, आगे दीजिए, और उसको क्या? बताइए। गांव का अगर एक आदमी 5-15 मैं ही साल पढ़ से- सू, हाँ। क्यों भाई, तो आप पढ़ सू। ये तो पढ़ो और पढ़ के बढ़ो।
और इससे क्या है कि एजुकेशन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को 12 से पहले पढ़ाई नहीं छुड़ाएगा साहब। यहाँ ये ज्यादा है, ये बहुत जल्दी है, भैया पढ़ाई छुड़ा दो, अपने धंधे लगा दो, भले धंधे लगा दो, लेकिन 12th पास कराएगा। तो ये कहते हैं ना कि प्राइमरी एक एजुकेशन जिससे आपको ये समझ हो जाए। मैं कह रहा हूँ 12वीं का जो पढ़े रहेगा वो ये समझेगा कि उसके मूलभूत अधिकार क्या है, संविधान के बारे में वो जानेगा, तो बस इतना ही हिसाब किताब वो समझ लेगा, उसको कोई ठगेगा नहीं इजीली। तो वो चीजें जरूरी। अब ओटीपी, अब अगर नहीं पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ सरपंचों से ओटीपी लेके दिन भर पंचायत से ठोकन ट्रांजैक्शन हुआ हमारे झुंझुनू में अभी हाल ही में आपने देखा वही होगा। तो कह रहा हूं। तो इसीलिए जरूरी है एजुकेशन। जब सारी चीजें तकनीक के आधार पे आगे बढ़ रही हैं तो टेक्नोलॉजी को अगर मान सम्मान देना है तो एजुकेशन के साथ देना पड़ेगा और सरकार को ये करना चाहिए और भजन लाल जी को ये मजबूती से फैसला लेना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ये एक लिमिट लगाई जाए कि 12वीं क्लास पास ही व्यक्ति सरपंच का चुनाव लड़े। चलिए, इन सभी अब हमारी इससे सारी चर्चाएं होगी। अंत में मैं आपसे जैसे एक बात पूछता हूं कि राजस्थान में अब जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल रहा, अब जो वर्तमान सरकार है ये अपने स्तर पे काम कर रही है, सारे वाले मामले हो रहे हैं। जो राजनीति के अंदर जो जिस प्रकार से आपने अभी वकालत की कि युवा आए, भजन लाल शर्मा का एग्जाम्पल लेके युवा आए, लोग इसको फुल टाइम व्यवसाय मानने लग गए हैं। राजनीति को, राजनीति क्या फुल टाइम व्यवसाय है, या फिर जो यूथ सरपंच बनना चाह रहा है, मेंबर बनना चाह रहा है, उसको ये बात पता हो कि ये आप एक सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप वहां कमाई करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये पिछले 70 सालों में हमारे देश में ये इस डेवलपमेंट हुआ इस प्रकार का। ये समस्या मैं कह रहा हूँ ना कि आप सारी चीजों का आकलन करेंगे ना तो मैं ये मानता हूँ इन सब के जिम्मेदार कोई और नहीं है, इन सब की जिम्मेदार वही जनता है, हम आम जन है। बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए, एक आम आदमी जी जो चुनाव लड़ने आया सरपंच में, वो ईमानदारी से लड़ना चाहता है, वो मोटरसाइकिल से आता है प्रचार करने, तो आप उसको जनता क्या कहते हैं, इन गरीबड़ा कन गए हैं, हाँ इन क्यों वोट दे, इन क्यों वोट दे, मोटरसाइकिल मत फिरे। एक डिफेंडर लेके आता है 5 का एवरेज देती है साहब, वो 50 किलोमीटर में 100 1 लीटर में जाता है, 5 सही है किलोमीटर जाता है। हाँ साहब मजा आओ डिफेंडर, तो ये नहीं देखते वो डिफेंडर चलेगी कैसे, तुम्हारे गांव में जो पैसे आएंगे उसी से चलेगी। हाँ। तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि वो ईमानदार व्यक्ति को चुने। देखो चुनाव आप वोट तो आप दे रहे हो ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई जबरदस्ती तो वोट दिला नहीं रहा है। लोकतंत्र भारत का इतना मजबूत है कि आप चाहो तो नोटा को दबाओ, आप चाहो जिसको दो, बिल्कुल ठीक है, आप खुद खड़े हो जाओ। हाँ, आपको तो आप अपनी चॉइस, और ये चॉइस कब बदलेगी जब एजुकेशन होगी। एजुकेशन होगी तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। और ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ये किसी का अधिकार है। लोकतंत्र है, राजा का बेटा राजा बनेगा नहीं, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा, वो आगे जाएगा। राजा का मतलब कोई राजसी ठाट करना नहीं था, सेवा राजा का धर्म था साहब सेवा करना, और जरूरत पड़े तो जनता के लिए गर्दन कटाना, आगे रखे। हाँ, सबसे आगे रखे, बिल्कुल। राजा के घर में तो शौक ही रहता था, नहीं कोई ना कोई युद्ध लड़ने पड़ते थे ना, एक ने एक औलाद शहीद हो जाती थी तो साल भर शोक चलता था। सही है। और फिर अगली बार तो राजा का ये हम लोगों ने माइंडसेट बना लिया है, राजा मतलब रईसी नहीं, बस राजा मतलब जनता के प्रति पूर्णतः ईमानदार होके न्याय करना, जनता के हित में काम करना, वैसे वाला। और ये इस भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक आम आदमी बड़नगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला 3 बार का प्रधानमंत्री है, और विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में गिना जाता है, नेताओं में गिने जाते हैं। और कई राजा महाराजा जो आप मानते हो जो उस छवि के वो धोख देते हैं। बिल्कुल सही। लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी ने इस मामले में तो बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया है। जो योग्य है, बिल्कुल जो योग्य है, हाँ, जो योग्य है वो शासन करे, और शासन हमेशा जनता के लिए करे, जनता के हित में करे। ये नहीं कि वहां अपने रईसी ठाट और उनको करने के लिए। जो यूथ फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ रहा है, उन यूथ के लिए भी यही है कि प्रयास करने चाहिए यूथ को कि वो मुद्दों पे बात करें और कोशिश करें जो नई जनरेशन आ रही है उनको मुद्दों पे लाने के लिए। तो ये अगर 10 लोग प्रयास करेंगे, 10 लोग से 20 लोग होंगे, तो धीरे धीरे जो ये डिफेंडर हैं, लफंडर हैं, जितने हैं ना, ये अलग हो जाएंगे और अच्छे लोग आएंगे। फुल टाइम व्यवसाय नहीं है, नहीं, क्योंकि ये विवेक भाई का यही है
कि ये फुल टाइम व्यवसाय नहीं है, आप अलग तरीके से आप अपने अपना पैसे की व्यापार व्यवस्था कीजिए, व्यापार बिल्कुल कीजिए। कीजिए। और आप अगर इधर आ रहे हैं, आप एक गांव को चलाना चाह रहे हैं या आप जिला परिषद मेंबर बनना चाह रहे हैं, एक क्षेत्र को चलाना चाह रहे हैं, उसमें सेवा करना चाह रहे हैं, तो आप उसको सेवा मानकर आइए। आप लोहिया का एक कथन है कि लोहिया फिक्स कहते थे कि राजनीति में ठेकेदारी नहीं करनी कभी। राजनीति में आप व्यापार साथ करोगे तो आप फिर बाइस्ट हो जाओगे। आप व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार अगर फिर देखो, जैसे मेरा व्यापार है, मैं नेता भी हूँ और आप इंडस्ट्रिस्ट हो, तो मैं आपसे जब भी बात करने जनता के हित की जाऊंगा तो मेरा कहीं न कहीं वो आएगा, पर्सनल इंटरेस्ट टकराएंगे। साहब अभी 20 गाड़ी लगेगी नहीं। ये भी एक इसका दूसरा पहलू है कि आप फिर ये तो बजरी आपकी ले रहा हूँ। तो ये एक दूसरा पहलू और है। ये भी इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या बन गई। अच्छा, यहाँ राजनेताओं के साथ यहाँ साथ बजरी भी हैं। बजरी के व्यापार में नेता, यहाँ माइंस के व्यापार में नेता, और नेताओं के ही कारण ये व्यवसाय पनप रहे हैं। अवैध बजरी, अवैध खनन, अवैध बजरी, अवैध खनन, अवैध माइनिंग, इन सब में नेता, और अवैध नशे में भी नेता। नशे का जो यहाँ बिल्कुल जाल है उसमें मैं नेता सम्मिलित है। बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि बिना किसी नेता के वरदस्त उनके संरक्षण के बिना कोई भी वो नहीं करेगा। बाड़मेर में फैक्ट्री लगे चला ले साहब, तो उसके लिए तो नेता का खास होना जरूरी है। कहीं ना कहीं संरक्षण। जी बिल्कुल। और वो उनको सोचना चाहिए। मैं फिर इन बाड़मेर के, हमारे बालोतरा, जैसलमेर के नेताओं से निवेदन करता हूँ, पहले तो ये साथ बैठे, वो सामाजिक ताने बाने को ठीक करें। एक रैली ऐसी हो जिसके अंदर सभी नेता एक साथ बैठे, हाँ, एक साथ बैठे और इस पे चर्चा करें सिर्फ कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। संपूर्ण समाज को एक जगह पे बिल्कुल, लेके सब- वहां बैठ हाँ। के बातचीत करें। ये नहीं कि हम 3 इधर चलेंगे ना 32 उधर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक साथ रहे, तभी हमारा, सबसे पहले हमारा समाज, फिर हमारा राज्य, फिर हमारा देश एक साथ तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सभी एक साथ मिलकर इसको मजबूत बनाने का प्रयास करें। आज हमने विवेक भाई से बड़ी लंबी और गहन विषयों के ऊपर चर्चा की। विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि मेरे भी चक्षु खोल दिए, कई इस प्रकार के आपने जो एंगल दिए, और जो निश्चित ही आपने जो बातें कही हैं और आपकी जो मांगे हैं, ये भी हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार इन मांगों को भी पूरा करे, और जो यहाँ की जो चर्चाएं हैं, यहाँ का जो ताना बाना है, उसको लेकर यहाँ के नेता भी विवेक भाई ने जिस प्रकार से जो बातें कही हैं वो आगे चले। मैं संजय मूड आप सभी से आगे भी ऐसे ही जुड़ता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए राम राम साहब।